नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। तारीख 20 मई दिन शुक्रवार और साल 2022। तेलंगाना से हैदराबाद के बेगम बाजार की मच्छी मार्केट में करीब 7:30 बजे शाम के अचानक हो हल्ला होने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मचने लगी। लोग हैरान परेशान और डरे सहमे होने लगे, क्योंकि उसी एरिया में एक बिल्डिंग थी। वहां पर रहने वाले राजस्थान के व्यापारी जगदीश प्रसाद पवार के 22 साल के पोते के पीछे कुछ लोग चाकू लेकर पड़े हुए थे। जो उनका पोता था, जिसका नाम नीरज है, वो लहालून था। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपने आप को बचाने की उसी मच्छी मार्केट में इधर उधर अलग अलग जगह पर ढूंढ रहा था ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाता। हमलावर उस पर इस कदर अटैक करते हैं कि देखने वाले भी सहम जाते और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और इसके बाद नीरज की सांसें थम जाती हैं। ये बात जैसे ही घर में पता लगती है, नीरज की पत्नी संजना भागी आती है और वो आकर अपने पति की लाश देखते ही उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है कि मेरे भाई ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर एक बहन ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी? और आखिर बहन ने सीधे ही और जैसे ही अपने पति की लाश देखी, अपने भाइयों पर इल्जाम कैसे लगा दिया? क्या है इसके पीछे की वजह? उसको जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को समझना होगा और देखना होगा। कैसे एक जलन में लोगों के ताने सुनकर कैसे एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी, वो कैसे एक आग का रूप ले लेती है, वो आप इस पूरी वारदात से समझेंगे। दरअसल राजस्थान के नागौर के जगदीश प्रसाद पवार आज से करीब 48 साल पहले ही हैदराबाद में आकर बस गए थे और यहाँ पर उन्होंने मूंगफली का बिजनेस शुरू किया। यहीं पर उनका बेटा पैदा हुआ, राजेंद्र पवार। फिर उसकी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद उनके भी बच्चे होते हैं, जिसमें उनका पोता पैदा होता है, नीरज पवार। अब जो पूरी फैमिली थी वो हैदराबाद के इस इलाके में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी। बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। घर में जो परिवार में सबसे बड़े मुखिया थे वो जगदीश प्रसाद थे, फिर उनका बेटा था और उसके बाद उनका पोता यानी नीरज था। और इन तीनों की बीवियां रहा करती थी। और जो 20 मई का दिन था वो शुभ था। इनके घर में क्यों शुभ था? क्योंकि उसी रोज जो जगदीश प्रसाद है उनकी शादी की 42वीं सालगिरह थी। उसी रोज यानी कि 20 तारीख को, जिस रोज उनके पोते का कत्ल किया गया बेरहमी से, उसी के दिन उनकी 42वीं सालगिरह थी। और घर में हर तरफ ये बातचीत चल रही थी कि आखिर दादाजी की हम एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करें। जो घर की बहुएं थीं, जो उनके बेटे थे, हर कोई इस बात का जिक्र कर रहे थे। और पूरे तरीके से बात यही डिस्कशन पूरे दिन चल रहा था कि कैसे हम अपने दादाजी की और अपने दादी जी को जो एनिवर्सरी है, या अपने घर के जो बड़े हैं उनकी इस एनिवर्सरी की पल को, क्षण को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन जो फैमिली होती है, अक्सर आपकी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी, डिस्कशन होता होगा, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक इसी तरीके से भी उस रोज़ भी यहाँ पर सुबह सुबह बातें होती हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद जो परिवार के पुरुष हैं, जो नीरज है, जो उनके पिताजी हैं और जो उनके दादाजी हैं, वो बोलते हैं ठीक है, आप सब महिलाएं मिलकर नतीजा सोचिए, आप समझिए कि क्या करना है, आगे प्लानिंग क्या है। अदरवाइज अगर हम कुछ समझ पाए तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम अपने काम पर निकलते हैं। और एक कहते हुए तीनों के तीनों अपने दुकान पर चले गए। अब बिजनेस व्यापारी लोग थे तो इनका कई सारा पैसा कई लोगों के पास अटका भी हुआ था। और इसी सिलसिले में वो जो पोता है और दादा है, यानी कि जगदीश पवार और नीरज पवार, ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना आज हम लोग जाकर कुछ, जिन लोगों के पास हमारे कुछ पैसे बचे हुए हैं, उनसे जाकर उगाही करके ले आते हैं। जितने भी पैसे बचे हैं वो वापस ले आते हैं। जो और हम प्लान बनाने, कहीं और इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ आज मार्केट में जरा घूम कर आते हैं। ये तो पूरा प्लान बनता है और इसी सिलसिले में दोनों के दोनों निकल जाते हैं। और पिताजी ही जो इनके थे, नीरज जी, वो दुकान पर ही बैठे रहते हैं। अब दादा पुत्र उधर निकल जाते हैं। इधर जो घर की महिलाएं वो तैयार होने लगती हैं। और ऐसे में इसी बीच एक घड़ी में जो नीरज है वो घर पर कॉल करता है। अपनी पत्नी संजना को बोलता है कि देखो, तुम माँ को बोल दो और दादी को बोल दो कि तैयार हो जाएं। हम लोग तुम्हें शाम को एक रेस्टोरेंट का पता देते हैं और बोलते हैं कि तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाओ शाम के करीब 7, 7:30 तक, और हम लोग वहीं पर तुम्हें मिल जाएंगे। और वहाँ पर आज दादाजी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। अब संजना ये बात सुनती है, घर में सबको बताती है, घर का काम खत्म करके फटाफट तैयार होने की शुरुआत करते हैं। लेकिन शाम को 7:30 बजे तो कुछ और ही हो जाता है। इस घर में मानो आफत का पहाड़ टूट जाता है। जो घर सुबह सुबह एक फंक्शन की तैयारी कर रहा था, खुशियाँ मना रहा था, घर के लोग ये सोच रहे थे कि कैसे दादा और दादी की, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है।
उसी घर में उनका जो बेटा है, उसी घर का जो चिराग वो बुझ जाता है। दरअसल जब ये सारी बातें होती हैं और जो पोता नीरज है और जो उनके दादाजी हैं जगदीश, वो एक दुकान पर बैठे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं कि आपने हमसे जो हमारे पैसे लिए थे आप उन्हें लौटाइए, कितने दिन में देंगे। ये सारे डिस्कशन हो रहे थे कि तभी कुछ 5-6 लड़के नकाब बांधकर हाथ में चाकू लेकर दुकान में दाखिल होते हैं। घुसते ही ताबड़तोड़ वो ना आँव देखते हैं ना ताँव देखते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते और उन्हें देख पता लग जाता है कि नीरज कहाँ बैठा है। जैसे ही देखते ही नीरज को चाकू निकालते हैं और ताबड़तोड़ हमला करना नीरज पर शुरू कर देते हैं। नीरज अपने आप को बचाने के लिए मार्केट में इधर उधर भागता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई भी शख्स, उस वक्त मार्केट में इतने लोग थे, एक भी शख्स नीरज को बचाने के लिए आगे नहीं आता, कोई भी मदद के लिए आगे बढ़ता। नीरज तड़पता रहता है। उसके दादाजी आगे बढ़ते हैं, अपने बेटे अपने पोते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते और लगातार हमलावर हैं नीरज पर अटैक करते रहते हैं। उसके गले पर वार करते हैं, उसकी छाती पर वार करते हैं। एक तरीके से उनमें इतना गुस्सा भरा था कि मानो वो नीरज की जो पूरी बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। अब ये हो जाने के बाद जो हमलावर हैं और देखते हैं कि नीरज की हालत अब खराब हो रही है, उसकी सांसें थम जाएंगी, वह फटाफट भाग निकलते हैं। अब जो आरोपी है, जो हमलावर, वह फरार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो पूरी खबर है कि नीरज कुछ तरीके से चाकू से गोद दिया गया, पूरे घंटे भर में फैल जाती है। उसकी पत्नी है भागी भागी उस जगह पर आती है, बदहवास हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने पति को देखती तो सड़क पर पड़ा हुआ था, खून बह रहा है हर जगह, जहाँ जख्मों से जो खून रिस रहा है। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और बस वो चीखती चिल्लाती और बस इतना कहती है कि मेरे भाई ने मेरा सुहाग की जान ले ली। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे होश भी आता है। इधर नीरज की मौत हो चुकी होती है, उसकी सांसें थम गई थी। घर में हर कोई परेशान होता है क्योंकि उनके घर का चिराग है वो बुझ गया था। नीरज के तरीके से नीरज की जो है हत्या कर दी गई थी, इस और किसी ने मदद नहीं की। अब ऐसे में पुलिस आती है, पुलिस सीसीटीवी देखती है। पुलिस को दिखता है जो कुछ लड़के हैं जो नकाब पहनकर आए हैं, उनके हाथ में चाकू है और उस सीसीटीवी में पुलिस को अंदाज़ा जरूर लगता है। उन लड़कों ने पहले से ताड़ रखा था कि नीरज इस वक्त कहाँ पर है, कैसे हो। जैसे मैं आपको बता दें, जो प्रॉपर रेकी कराए जाते हैं तो पुलिस ने यही चीज़ समझी। अब जब बार बार एक बहन भाइयों का नाम ले रही है तो पुलिस वाले संजना से पूछताछ करते हैं और संजना पूरी कहानी बताती है। कहानी दरअसल संजना बताती है कि उनका जो पूरा परिवार है वो हैदराबाद में ही रह रहा था। संजना का पूरा नाम संजना यादव है और जो नीरज है वो नीरज पवार है। अब जो मोहल्ला था, जो गली थी, वो सामने सामने इन लोगों का घर था, दूर घर नहीं था। आपस में नीरज की बातचीत हो जाती है, बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में, और प्यार है जब प्यार अब इन लोगों को हो जाता है तभी अपने घर पर बताते हैं। आखिर में जो नीरज है, नीरज के परिवार वाले तो हैं तो मान जाते हैं, लेकिन संजना की परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं। अब जो लड़की है, जो लड़का है, नीरज संजना, इन दोनों को शादी करनी थी। यह अपने परिवार को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीरज का परिवार मना होता है, वह शादी के लिए तैयार भी होता है, लेकिन संजना का परिवार साफ हाथ खड़े कर देता है, बोलता है कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगी। अब इसके बाद जो संजना है वो नीरज के साथ रहना चाहती थी और इसलिए ये दोनों घर से भाग कर जाती हैं और शादी करते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन अकेले छुप कर रहते हैं और फिर हाल ही में इनको एक बेटे को जन्म देते हैं। बेटे को जन्म देने के बाद जब संजना एक बच्चे की माँ बन जाती है, जब नीरज एक बच्चे का पिता बन जाता है, तभी लोग अपने घर वापस लौट कर आते हैं और फिर अपनी फैमिली, जो इनके परिवार जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें दादा जी थे, दादी थी, माँ बाप थे, वहाँ पर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, परिवार वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चीज़ें बदलती हैं। जब लगातार इनको जान से मारने की धमकी मिलने लगी तब भी संजना ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती है। उसे लगता है कि एक भाई ऐसा कैसे करेगा, वह अपनी बहन के पति को कैसे मारेगा। लेकिन जब सारी चीज़ें होती हैं तब संजना बौखला उठी और दरअसल जब संजना ने सारी चीज़ें पुलिस को बताई तो पुलिस के सामने एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि हाँ, हो ना हो यह शादी जो है, जब इन लोगों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की है और इसी वजह से जो घर वाले हैं वो गुस्सा थे और शायद हो ना हो कत्ल का रीजन भी यही रहा होगा। और जब सीसीटीवी खंगालती है उसमें जिन लड़कों का पुलिस आइडिया लगा पाती है, जांच करवा पाती है, इन्वेस्टिगेशन कर उनको एक एक करके पकड़ती है। उनमें कौन कौन था, दरअसल देखें उनमें जो लोग थे वो संजना के भाई थे, वो सारे के सारे संजना के भाई थे जिन्होंने उस नीरज पर अटैक किया था और उनके नाम थे विजय यादव, संजय यादव, इसके अलावा नंदन यादव।
महेश यादव, गोटिया यादव, प्रशांत यादव, ये सारे जो थे संजना के भाई थे। कोई सगे भाई थे, कुछ चाचा ताऊ के लड़के थे। और ये सारे मिलकर पूरे 15 दिन पहले जब ये लोग अपने बेटे को लेकर अपने घर वापस आते हैं, छोटे बच्चे को लेकर, तब 15 दिन पहले ही प्लान बना लेते हैं कि इनको किस तरीके से नीरज को मौत के घाट उतारना है। और तो और जितने भाई मिलकर प्लानिंग भी करते हैं कि हमें एक ऐसी मौत देनी है अपने जीजा यानी अपनी बहन के पति को, ऐसी मौत देनी है जो मौत देखने वाले जो सामने और लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, वक्त कहाँ बजाए उन्हें डर लग जाए कि आने वाले वक्त में उनका भी हश्र ऐसा ही होगा। और ठीक इसी तरह की प्लानिंग करने के बाद वो रोज़ नीरज पर निगाह रखते कि नीरज कहाँ जा रहा है, कब अपने परिवार से अलग है, कब उसको मारा जा सकता है। और बाकायदा पूरी प्लानिंग करने के बाद जब उन्हें दिखता है कि वो अपने बूढ़े दादा के साथ एक बाजार में है और भाइयों को लगता है कि जब उसकी मदद भी कोई नहीं कर सकता, तो उसी मौके का फ़ायदा उठाते और जाकर नीरज पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद नीरज की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विडंबना देखिए कि जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो बहन गुहार लगाती है कि उसके भाइयों को फांसी हो। बहन बोलती है कि उनके जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनको पकड़ा जाए और साथ ही साथ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन वो सारे अब बाहर घूम रहे हैं। बाहर कैसे घूम रहे हैं? इस पूरे केस में जब पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया तो कोर्ट की तरफ से एक डेट दी गई थी कि आप इस तारीख को चार्जशीट दायर करेंगे, लेकिन जो पुलिस है वह चार्जशीट दायर करने में 3 दिन लेट हो जाती है। 19 अगस्त 2022 को पुलिस चार्जशीट दायर करती है और इसी लेट के चक्कर में जब चार्जशीट नहीं जमा हो पाती, इसी सिलसिले में जो आरोपी हैं उनको फ़ायदा मिलता है और एक एक करके उनको जमानत मिल जाती है। और आज भी साल 2022 का केस है, लेकिन आज भी जितने आरोपी हैं, जितने वो भाई हैं जिन्होंने कत्ल किया था, नीरज का बेरहमी से काट दिया था, वो सारे आसान बाहर घूम रहे हैं जमानत पर। और अब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई है इस जो केस की पेंडिंग चल रही है, लेकिन जो पत्नी संजना है वो आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। वो आज भी उसी घर में रह रही है अपने बच्चे के साथ, जहां पर वो नीरज के साथ शादी करके आई थी। उसने अपने सास ससुर, अपने दादा ससुर और अपनी दादी सास का साथ नहीं छोड़ा। वह अभी भी घर में रह रही, बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका बस इतना कहना है कि कैसे भी करके उसके पति को न्याय मिलना चाहिए और उस घर का हर सदस्य नीरज के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।